महाराज, अब तक आपने मेरे द्वारा बताए गए अपने पूर्वजन्म के जितने भी प्रमाण देखे हैं, चाहे वे आपके राज्य के बाहर हों या भीतर, और जिनके बारे में आपने मुझसे जाना, तभी आप मेरे प्रभु नागेश्वर के बारे में जानने की जिज्ञासा रख पाए हैं। तो अब मैं उन्हीं नागेश्वर, महानागेश्वर के पूर्वापूर्व जन्मों की गाथा लेकर आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगी। कहानी को ध्यान से सुनते रहिएगा महाराज, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये उस शक्ति की शुरुआत है जिसके आगे समय ने भी सिर झुकाया और जिसे देवताओं ने भी महानागेश्वर कहकर पुकारा। मैं अपनी पुरानी कड़ियों को एक-एक करके जोड़ते हुए ही आपको उस सच्चाई तक ले जा सकूंगी, जहां से नागेश्वर महानागेश्वर की असल कहानी शुरू होती है। राजा ने प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर कहा, देवी, नेकी और पूछ-पूछ कहानी का शुभारंभ तो कीजिए। हम तो उसे बड़ी ही उत्सुकता और श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। अश्विनी पात्रा ने अपनी कहानी नागेश्वरी को आगे बढ़ाते हुए कहना शुरू किया। महाराज शीलध्वज का अपने राजदरबार में भव्य आगमन होता है। दरबार में उपस्थित सभी लोग एक साथ खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। जय हो महाराज। राजा शीलध्वज जैसे ही अपनी राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, वैसे ही सभी दरबारी जन अपने अपने आसनों पर सुशोभित हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद राजा शीलध्वज गंभीर मुद्रा में अपने गुप्तचर संदेशवाहकों की ओर देखते हैं और पूछते हैं, कहो, हमारे राज्य में कोई अराजकता तो नहीं, कोई असंतोष या उपद्रव? एक-एक कर सभी गुप्तचर उठ खड़े होते हैं और आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहते हैं, महाराज, राज्य की स्थिति पूर्णतः संतोषजनक है। सभी प्रजाजन सुखी हैं, व्यवस्था सुदृढ़ है और कोई भी समस्या नहीं है। राजा शीलध्वज मुस्कुराते हैं, पर उनकी आंखों में अभी कहीं न कहीं एक खोज, एक शंका की हल्की-सी झलक होती है। तत्पश्चात राजा शीलवज ने राजगुरु रामानुजम से प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या हो जो शासन व्यवस्था या हमारे राज परिवार से संबंधित हो, तो कृपया उसे बताइए। राजगुरु रामानुजम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, फिलहाल तो आपकी शासन व्यवस्था में कोई विशेष कमी नहीं है। भविष्य का समय तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। हम भी उसी से यही कामना करते हैं कि हमारे राजा शीलवज की शासन व्यवस्था यूं ही बनी रहे। अब रही राजघराने की समस्या, तो उसके लिए तो आपके दोनों गुरुदेव रामानुजम और कृतवर्मा उपस्थित हैं। अब यदि महाराज शीलवज राजगुरु रामानुजम को आज्ञा प्रदान करें, तो अन्य आवश्यक कार्यों की भी देखरेख की जा सके। राजा शीलध्वज ने मुस्कुराते हुए किंतु विनम्रता से कहा, गुरुदेव, उल्टी गंगा बहाने का यह विचार आपके मन में कब से आने लगा? आज्ञा तो राजा को आपसे लेनी चाहिए, न कि गुरुदेव राजा से। राजगुरु रामानुजम थोड़ा मुस्कुराए और बोले, राजन, गुरुजनों का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि वे अपने राजा का सम्मान करें। राजा शीलध्वज ने पुनः हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा, जैसी गुरुदेव की इच्छा। इधर राजगुरु रामानुजम ने अपने छोटे साथी राजगुरु कृतवर्मा से कहा, ऐसा एहसास होता है कि इस राजपरिवार में कुछ राजद्रोही तत्व पैदा हो गए हैं। क्या तुमने भी ये महसूस किया है? उधर एक इच्छाधारी नागकन्या संकारा का पति नागराज भूल से एक तांत्रिक के आश्रम के सामने से गुजरता है। तांत्रिक उसे इच्छाधारी और नागमणि वाला नागराज समझकर बीन बजाने लगता है और नागराज वहीं ठहर जाता है। लेकिन अचानक तांत्रिक को ऐसा भ्रम होता है जैसे कोई बिच्छू उसे पीछे से काट गया हो। वह घबरा जाता है और बीन बजाना भूल जाता है। जैसे ही बीन की आवाज रुकती है, नागराज फुर्ती से वहां से भाग निकलता है। उसी दौरान उस घने जंगल में शिकार खेलते राजा शीलज का वजीर हारून अचानक नागराज के सामने आ जाता है। वो चौंक जाता है, ये नागराज यहाँ? डर और संदेह से भरा हारून सोचता है, कहीं ये मुझ पर हमला न कर दे, और बिना एक पल गंवाए वह तलवार से हमला कर देता है। एक ही वार नागराज धरती पर गिर पड़ता है, निशब्द, हमेशा के लिए। इधर नागराज की खोज में वहां तांत्रिक पहुंचा। नागराज को वजीर हारून द्वारा मरा हुआ देखकर तांत्रिक चीख पड़ा, मान्यवर, आपने इस नाग को मारकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये इच्छाधारी नाग था और इसके पास नागमणि थी, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था, पर अब वो नागमणि मेरे हाथ से निकल गई, सिर्फ आपकी वजह से। उधर नागकन्या संकारा अपने प्रिय पति की खोज में उस आश्रम के पास पहुंची। वहां उसने जब अपने नागराज का कटा हुआ सिर देखा तो वह चीख उठी, नागराज, ये क्या हो गया तुम्हें? वह व्याकुल हो गई, तड़प उठी, आंसुओं के सैलाब में डूबी अपने दुश्मन की खोज में इधर उधर भटकने लगी। कौन है वह निर्दयी? कहाँ छिपा है वो? उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी और वो उस आश्रम के आसपास घूमने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उधर
रानी सुजाता राजा शीलध्वज से कुछ पूजा अर्चना करने की आज्ञा लेकर अपने राजबाग की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर थोड़ी पूजा पाठ करने के बाद वह अपने सेवक और दासियों को बाग में ही ठहरने का आदेश देती है। तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा आगे जा रही हूँ। इसके बाद रानी अकेली ही कुछ दूरी पर स्थित एक तांत्रिक के आश्रम की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी नागकन्या से। तुम कौन हो? रानी चौंक कर पूछती है। नागकन्या शांत स्वर में उत्तर देती है, मेरा नाम संकारा है। मैं अपने जीवन यापन हेतु कुछ कार्य के सिलसिले में इस राज्य के राजा से मिलने की इच्छा रखती हूँ। रानी कुछ पल के लिए उसे गौर से देखती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, तो तुम्हें काम चाहिए, पर याद रखना, मेरे महल में रहोगी तो मेरा विश्वास भी निभाना होगा। संकारा सिर झुकाकर हामी भरती है और फिर रानी सुजाता उसे अपने साथ महल ले आती है, एक दासी के रूप में, लेकिन एक विशेष विश्वास पात्र बनने की शर्त पर। उधर रानी सुजाता और नागकन्या सकारा की सारी बातें एक तांत्रिक का शिष्य चुपचाप छिपकर सब कुछ सुन लेता है। क्या चाल चल रही है? कौन सा रहस्य छिपा है इनमें? वह स्तब्ध है पर मुस्कुरा भी रहा है। क्या उसे अब मौका मिल गया है? जब तांत्रिक को अपने शिष्य से यह ज्ञात हुआ कि रानी सुजाता हमारे आश्रम पर आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वह किसी नागकन्या को लेकर वापस चली गई, तब तांत्रिक क्रोध में बड़बड़ाते हुए चिल्ला उठा, क्या वो रानी सुजाता हमसे ज्यादा उस नागकन्या से अपना भला करा सकती है? हाँ, जिसका नागराज इसी क्षेत्र में मार दिया गया हो। अरे वो नागकन्या तो प्रतिशोध की ज्वाला में धधकती हुई एक काली नागिन है। काली नागिन। रानी सुजाता अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटी हुई चिंतन करती है। रानी सुजाता, उधर राजमहल में जब से ये रानी रोमा आई है, तब से हमारे राजा शीलवत सारा समय उसी के साथ बिताने लगे हैं। मुझे, बड़ी रानी सुजाता को, तो जैसे भूल ही गए हैं। क्या मैं यूं ही उपेक्षित रहूंगी? तभी उसके अंदर की कुटिल आवाज प्रतिरूप उसे चिताती। ए रानी सुजाता, अब समय आ गया है। इस परिणाम का कोई उपाय करना ही होगा। तुझे रानी रोमा को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, लेकिन सावधान, किसी और को इस योजना में शामिल करना उचित नहीं। ये निर्णय तुझे स्वयं ही लेना होगा। रानी सुजाता की आंखों में चमक आती है। हाँ, अब याद आया। सभी राजपरिवारों में राजा के पास जो खाना जाता है, वो पहले जांचा परखा जाता है। हमारे राजमहल में भी यही नियम लागू होता होगा। मगर नफरत से भरा, तो क्यों रानी रोमा से ही खाना तैयार कराया जाए और फिर उसी भोजन में मिला दिया जाए। विष। और जब वही विषयुक्त खाना राजा के पास पहुंचेगा और कुछ हो जाएगा, तो दोष किस पर जाएगा? रानी रोमा पर। बस इसी बहाने तू रानी रोमा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से दूर कर सकती है। रानी सुजाता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। अब बहुत हो गया, समय आ गया है, प्रतिशोध का समय। वह बुदबुदाई। संकारा, उसने आवाज दी। नाकन्या संकारा सिर झुकाकर सामने आई। जा, छोटी रानी रोमा के पास जा और कह, राजा सीलध्वज ने आज उनके हाथ का खाना खाने की इच्छा जताई है। समझी? संकारा मुस्कुराई। जो आच्छा रानी माँ। थोड़ी ही देर में रोमा के कक्ष से खाना लेकर संकारा राजा के कक्ष की ओर बढ़ी, पर उसके इरादे कुछ और ही थे। रास्ते में रुककर उसने अपनी अंगूठी से हल्का सा जहर निकाला और खाने में मिला दिया। बस, अब इस खेल का अंत होगा, वह बुदबुदाई। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से किसी की निगाह उस पर पड़ी थी। रानी रोमा की वफादार दासी सौम्या। सौम्या चौंकी। ये क्या कर रही थी? क्या उसने कुछ मिलाया? दोनों की नजरें मिली, शक की चिंगारी भड़क उठी। क्या देख रही हो सौम्या? संकारा ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही, सौम्या ने जवाब दिया, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। संकारा ने बात बदलते हुए कहा, एक चम्मच चाहिए था, दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। सौम्या ने चम्मच पकड़ाई, लेकिन तभी उफ, सौम्या चीख पड़ी। संकारा की उंगलियों के बीच छिपी जहरीली सुई सौम्या के हाथ में चुभ चुकी थी। क्या हुआ? हाथ में कुछ लगा? संकारा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। सौम्या की आंखें पल भर में भारी हो गई और फिर उसकी निगाहें शून्य में खो गई। सौम्या, संकारा ने पास जाकर देखा। सौम्या की आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी, उसकी याददाश्त जा चुकी थी। इधर दासी संकारा राजा को खाना पहुंचाकर जैसे ही लौटती है, तभी महल में हलचल मच जाती है। तत्पश्चात खाना जांचकर राजा के पास पहुंचाया तो जाता है, लेकिन शक के चलते राजगुरु रामानुजन राजा को तुरंत भोजन करने से रोक देते हैं।
रुकिए महाराज, कुछ तो गड़बड़ है, वे कहते हैं। तभी खाना जांचने वाला व्यक्ति लड़खड़ाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो धड़ाम वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ता है। क्या भोजन में विष था? राजमहल में सन्नाटा छा जाता है। अब क्या होगा? उधर बड़ी रानी सुजाता, उसने अपने गुप्तचर के जरिए एक गुप्त संदेश भिजवाया और फिर वही सुई, हाँ, वही सुई जिसमें उसकी अंगूठी जड़ी थी, उसी सुई का इस्तेमाल संकारा पर दोबारा करवा दिया। क्या चाल चली उसने! नतीजा, उस नागकन्या संकारा की याददाश्त चली गई, सब कुछ भूल गई वो। इसके बाद सुजाता ने मौका देखकर छोटी रानी रोमा पर जहर देने का इल्जाम लगा दिया और उसे उसे तो राज्य से बाहर ही निकाल फेंका। क्या यही इंसाफ है?